वेलकम बैक गाइस। हमने सबसे पहले देखा डिमांड क्या होती है, डिमांड। फिर हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या फैक्टर्स है जिन पे डिमांड निर्भर करती है। ओके, अब हम देखेंगे डिमांड फंक्शन। क्या देखेंगे? डिमांड फंक्शन। आई होप आपको इसके पहले वाला वीडियो पसंद आया है और कोई डाउट्स नहीं है, बिकॉज मुझे किसी भी स्टूडेंट्स के डाउट्स अभी तक आए नहीं है व्हाट्सएप पे। अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो बेझिझक बेफिक्र मुझे व्हाट्सएप करिए। आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके, जितने ज़्यादा डाउट्स पूछोगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट डिमांड फंक्शन। Demand function. As we know, a function is a symbolic statement of a relationship between the dependent and the independent variable. फंक्शन मतलब क्या होता है? हमने मैथमेटिक्स में कई बार पढ़ा है। फंक्शन मतलब क्या होता है? वो रिलेशनशिप बताता है किसका? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तो ये अगर मान लीजिए डिमांड है हमारी, तो उसका फंक्शन क्या होगा? डिमांड किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है? सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं ना, उन सब पे। जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री, टेस्ट प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, ईटीसी, है ना। तो ये है हमारा डिमांड फंक्शन। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस में दे रखा है इसलिए हमने पढ़ लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एकदम बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलो देखते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड, बच्चा लोग पहले ये बोलो, कमेंट करो, लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशनशिप बताता है? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी जल्दी। जो लॉ ऑफ डिमांड है, कौन से फैक्टर्स का, कौन सी चीज़ों का रिलेशनशिप बताता है? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशनशिप बता रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बता रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है और उसका प्राइस क्या है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लॉ ऑफ डिमांड के जरिए हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स मतलब, अदर थिंग्स में क्या आ गया? हमारी इनकम आ गया, टेस्ट आ गया, पॉपुलेशन आ गया, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट आ गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल है। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, the quantity demanded of it will rise, and if the price of a commodity rises, its quantity demanded will decline, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता? अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स मतलब ये सब हमने जो लिखे, ये जो भी फैक्टर्स है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएंगी, और अगर कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है ना, एकदम जनरल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है, कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे परचेस करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एबिलिटी टू पे के रडार में आ जाएगी वो। तो इसका मतलब सर, प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। एमसीक्यूज आते कैसा रिलेशनशिप है? इन्वर्स। लेकिन एक कंडीशन क्या है? सेटेरिस पेरिबस, मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेटेरिस पेरिबस। देखो अब अदर थिंग्स क्या है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड सच अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। ठीक है, अगर ये सारे फैक्टर्स भी चेंज होते हैं ना, तो ये जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, ये सही नहीं होगा। मतलब क्या है कि अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए। ओके, तो अब एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस बढ़ रही है लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया जी यहाँ पे हमारी इनकम भी बढ़ रही है ना। हमने पढ़ा ना इसके पहले, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। प्राइस बढ़ रही है लेकिन उससे ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ रही है, तो डिमांड कम होगी क्या? नहीं।
इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमने एक अजम्पशन पहले ही ले लिया, सेटेरिस पेरिबस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विल नॉट होल्ड गुड। अगर ये फैक्टर्स अगर चेंज होंगे तो फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं डिमांड शेड्यूल। हाँ, डिमांड शेड्यूल क्या है? हमने एक प्रोडक्ट लिया, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम, तो हमने देखा एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस अगर 5 है तो उसकी डिमांड कितनी है? क्वांटिटी डिमांडेड 10 है। हमने उसकी प्राइस कम की तो क्या हुआ? उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। हमने प्राइस और कम की और बढ़ गई। तो जैसे जैसे हमने उसकी प्राइस कम की वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई। जैसे जैसे प्राइस कम की हमने उसकी, वैसे वैसे डिमांड बढ़ती गई। तो ये है एक डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। ओके, थ्योरी आपको रीड करनी है। तो जब सबसे कम प्राइस थी उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड थी, जब सबसे ज़्यादा प्राइस थी उस समय सबसे कम डिमांड थी। अब अगर ये जो डिमांड शेड्यूल है इसे अगर हम एक ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देंगे तो उसे हम कहेंगे डिमांड कर्व फॉर अ कंज्यूमर। तो हमने देखा था जब प्राइस सबसे ज़्यादा थी तो डिमांड कैसी थी? सबसे कम। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ लिया तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिला ए। ठीक है, फिर हमने प्राइस 5 से कम करके 4 की तो डिमांड 10 से बढ़कर 15 हो गई, है ना। हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिला बी। फिर हमने प्राइस और कम की तो डिमांड 15 से बढ़ के 20 हो गई, तो हमने कोऑर्डिनेट देखा सी, डी और ई, है ना। हमने इन फिगर्स को, इस ग्राफ, ये जो शेड्यूल है, ये जो टेबल है, टेबल की वैल्यूज़ को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, है ना। तो हमें ये 5 पॉइंट्स मिले। और जब हमने इन 5 पॉइंट्स में से एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की तो हमें ये एक कर्व मिला, ये हमें एक कर्व मिला। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, किसका डिमांड कर्व है ये? अभी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर चल रहा है ये। ठीक है, क्योंकि हमने जो डेटा प्लॉट किया है वो किसका है? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का है। तो ये है डिमांड कर्व ऑफ एन कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर। अच्छा, ये कैसा है? अपवर्ड, अपवर्ड है ना, ऊपर 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 होना ना, अपवर्ड राइजिंग है ना, अपवर्ड राइजिंग है ना ये स्लोप। बोलो बोलो, कमेंट करो सर ये कैसा है? अपवर्ड राइजिंग है क्या? नहीं सर, ये डाउनवर्ड है। कैसा है? डाउनवर्ड, नीचे नीचे आ रहा है ना, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, डाउनवर्ड है सर, नेगेटिव स्लोप है। राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना? नहीं सर, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये जा रहा है सर लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब सर ये डाउनवर्ड है, नेगेटिव है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? सर ये डाउनवर्ड मूव हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सिंपल से कंसेप्ट है, आपको ये थ्योरी रीड करनी है। थ्योरी रीड करने के बाद आपको और भी अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड शेड्यूल, तो अभी मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा? मार्केट मतलब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? एक इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल पढ़ा। मार्केट में एक अकेला इंसान है क्या? नहीं, बहुत सारे इंसान हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंसान का जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे या डिमांड शेड्यूल बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो एग्जांपल लेते हैं, अभी 3 इंसान पी क्यू आर, इन लोगों का नेचर देखते हैं। प्राइस 5 थी तो 10 डिमांड थी, है ना। 5 से 4 हुई तो डिमांड बढ़ी, 4 से 3 हुई तो डिमांड और बढ़ी, 3 से 2 हुई तो डिमांड बढ़ी और 2 से 1 हुई तो डिमांड और बढ़ी। ठीक है सर, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था, ये तो हमने 60 तक का ऊपर ही देख लिया था। लेकिन ये किसका था सर? ये सिर्फ पी का है। उसी तरह क्यू अगर कमोडिटी की प्राइस 5 है तो क्यू का डिमांड 8 है, कमोडिटी की प्राइस 1 है तो क्यू का डिमांड 35 है। तो जैसे जैसे प्राइस कम हुआ क्यू का डिमांड बढ़ता गया। ठीक उसी तरह जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया आर का डिमांड बढ़ता गया। ओके, ज़रूरी नहीं है ना कि पी फॉर प्रकाश, प्रकाश जितनी रोटी खाता है उतनी रोटी, अरे बाप रे खतरनाक हो गई ये तो, पी जितनी रोटी खाता है ज़रूरी नहीं ना कि क्यू भी उतनी रोटी का है।
अगर 5 रुपए का मैगी मिले तो पी 10 मैगी खा लेगा, क्यों, लेकिन सिर्फ 8 ही मैगी खाएगा, और आर तो 12 मैगी खा लेगा, है ना। तो बस लॉ ऑफ डिमांड ध्यान में रखना है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। तो हमने बाद में क्या किया, टोटल डिमांड निकाल लिया, हमने क्या किया, टोटल डिमांड निकाल लिया, तो ये हमें टोटल डिमांड मिल गया। तो इस शेड्यूल को हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या हो गया, द समेशन जितने भी इंडिविजुअल बायर्स है ना, उनके डिमांड शेड्यूल को अगर हम सम एडिशन ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल मार्केट डिमांड का शेड्यूल। ओके, क्या मिलता है, टोटल मार्केट डिमांड का शेड्यूल। अब सर ये जो टोटल मार्केट की डिमांड का शेड्यूल मिला, इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व, है ना। जब अगर प्राइस 5 थी तो डिमांड कितनी थी सर, 30, है ना। डिमांड कितनी थी सर, 30, तो ये पॉइंट मिल गया। जब प्राइस 4 हुई, मतलब प्राइस कम हुई, तो सर डिमांड बढ़ गई, 45 तक चले गई, है ना, 45 तक चले गई। फिर उसके बाद सर 60 तक चले गई, है ना। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे और उसमें से अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा लाइन मिलेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, मार्केट डिमांड कर्व। इसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। इज इट ओके, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, सिंपल कंसेप्ट चल रहा है एकदम। ओके, एक 2 मिनट लो, रीड कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, डिमांड कर्व का कैसा स्लोप रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। डिमांड कर्व का पॉजिटिव स्लोप रहता है या नेगेटिव स्लोप रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी। रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड समझा आपको अभी तक का सब? एक बार रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके आगे का रीड कर लो। ये लेक्चर्स डेली बेसिस पे देखना है, यूट्यूब पे ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे ये, और लिंक्स आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मतलब लॉजिक, है ना। नॉर्मली द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, दिस मीन्स पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइजेस। We shall now try to understand why do demand curves slope downward. Different economies have given different explanation for the operation of law of demand. These are given below. Law of diminishing marginal utility, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से देखना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक में है ये, लेकिन अभी यहाँ दे रखा है तो एक बार रीड कर लेंगे। A consumer is in equilibrium, that is maximizes his satisfaction when the marginal utility of the commodity and its price equalizes. देखो एक ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है। अगला टॉपिक में हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब थर्ड टॉपिक में भी फोर्थ टॉपिक में भी ये जो मार्जिनल वाला कंसेप्ट है ना बहुत यूजफुल है, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में आने ही वाला है। मार्जिनल समझेंगे पहले, मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल मतलब एडिशनल के वजह से जो चेंज हुआ है वो, जैसे कि मान लीजिए अभी पलो यूटिलिटी देख लो, यूटिलिटी मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब अगर मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ मान लीजिए यूटिलिटी को हम नंबर में डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और उसका यूनिट होता है यूटिल्स, उसका यूनिट होता है यूटिल्स, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ के 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो मान लीजिए मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे 13 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर मैं 7 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे 15 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जब मैं 5 से 6 पे गया, तो मेरी यूटिलिटी कितनी बढ़ी, 10 से 13 हुई, मतलब 3। तो यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 3। जब मैं 6 से 7 पे गया तो मेरी यूटिलिटी 13 से 15 पे गई, तो यहाँ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 2, है ना।
तो इसका मतलब सर मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट को अगर हम कंज्यूम करते हैं, है ना, एडिशनल यूनिट को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उस वजह से हमारी सेटिस्फेक्शन में क्या चेंजेस आता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, उससे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हमें क्या आना है, हमें इक्विलिब्रियम पे आना होता है। हर कस्टमर को क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे आना होता है। कंज्यूमर खर्चा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, कब तक, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो जो पैसा जो पे कर रहा है, ठीक है। जब उसे लगेगा कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू वो जो पैसा खर्च कर रहा है, ऐसे टाइम पे वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये सिर्फ समझ लो, सुन लो, अभी समझ में आया होगा ये तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल unit of a commodity and therefore he will be willing to pay only less for each additional unit। देखो समझ लो, मान लो हमारे बैच में है यश, ठीक है, यश अमरावती से, या सुन लो, यश कहीं दुबई चला जाता है गल्फ कंट्री में, वहाँ वो रेगिस्तान में चला जाता है, भटक जाता है, ठीक है। अब रेगिस्तान में वो रेंगता है, अरे नहीं, यश रेंगता नहीं है, यश रेगिस्तान में पैदल 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 चलता है, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, यश के पास का पूरा पानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यश को 2 दिन हो गए पैदल पैदल चल रहा है, अब यश के पास पानी भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको कोई डायरेक्शन भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसका गले से प्यास से गला सूख रहा है, ठीक है। अब उसके पास पैसा बहुत है लेकिन उसके पास पानी वानी कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि अगर उसे और 1 घंटे तक पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो उतने में रेगिस्तान में या जंगल में, रेगिस्तान में उसे मिलता है मोगली वाटर शॉपी। मस्त रेगिस्तान में अपना झोपड़ा बना के मोगली भाई क्या बेच रहे हैं, पानी, बिस्लेरी, मोगली भाई बेच रहे बिस्लेरी। तो यश के जान में जान आ जाती है, यश दौड़ता हुआ मोगली वाटर शॉपी पे पहुंचता है और बोलता है, हे भैया मुझे 1 बिस्लेरी दो। मोगली उसे बिस्लेरी देता है और यश बोलता है, भैया जी कितना? मोगली बोलता है 1000 दिरहम या 1000 रुपये, ठीक है। यश बोलता है, हाँ येड़ा है क्या? मोगली बोलता है, लेना है तो ले, नहीं तो निकलो। तो यश क्या करेगा, 1000 रुपये दे देगा या नहीं देगा? ऑब्वियस सी बात है, दे देगा। क्यों? क्योंकि अभी उस पानी की कीमत ये 1000 रुपयों से भी ज़्यादा है। इसका मतलब उस पानी की मार्जिनल यूटिलिटी पैसों से भी ज़्यादा है, तो इसके लिए मोगली ने वो खरीद लिया, ठीक है। फिर मोगली बोलता है, भाई सॉरी, इसके लिए वो यश ने खरीद लिया, है ना। तो ये अभी क्या सिचुएशन थी, वो चीज़ की कीमत कितनी है, 1000 रुपये, मतलब कीमत कुछ भी रहने दो, लेकिन अभी यश 1000 रुपये भी देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसका यूटिलिटी है उसकी कीमत से भी ज़्यादा है। सर सलामत तो पकड़िए सर, जिंदा रहा तो 1000 के लाखों कमा लेगा, है ना। तो इसलिए उसने दे दिया। वही क्लास के बाद अगर किसी को बहुत प्यास लगी और आप जयस्तंभ स्क्वायर पे जाते हो और किसी एक शॉप में बोलते हो, भैया बिस्लेरी देना, तो वो अगर बिस्लेरी वाला अगर आपको 1000 तो क्या 100 रुपये भी बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, उसको येड़ा है गया, है ना। आपने 100 रुपये नहीं दिए, यहाँ पे 1000 रुपये दे दिए, यहाँ 100 रुपये भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है, यहाँ आपको उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है ना। तो जहाँ जितनी यूटिलिटी होती है उतना हम खर्च करते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, जैसे कि हमें बहुत भूख लगी, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रौनक सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, 5 घंटा क्लास लिया सर ने, अब हमें बहुत भूख लग गई, ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम नहीं दिया। हम जब घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के देखते हैं रोटी नहीं बनती है,
लंच रेडी नहीं है, हम क्या बोलते हैं, मम्मी बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ना। तो इसका मतलब ये है क्या कि आप 10 रोटी खा लोगे एक साथ? नहीं, आप पहली रोटी खाओगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आप दूसरी रोटी खाओगे तो उसमें भी आपका पेट भरेगा, लेकिन जितना मज़ा पहली रोटी खा के आया उतना दूसरी रोटी में नहीं आएगा। फिर तीसरी रोटी खाओगे तो पेट थोड़ा और भरेगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आएगा, जो यूटिलिटी आएगी, वो थोड़ी कम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम हो रही है, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। ठीक है, ये और डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, the operation of diminishing marginal utility and the act of the consumer to equalize the utility of the commodity with its price results in a downward sloping demand curve. Okay, price effect. The total fall in the quantity demanded due to an increase in the price is termed as price effect. The total fall in the quantity demanded due to the increase in price is termed as price effect. मतलब वही law of demand हो गया ये तो। लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डब्ड एज निगेटिव प्राइस इफेक्ट, है ना। निगेटिव प्राइस इफेक्ट आ रहा, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, तो मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव प्राइस इफेक्ट। याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Higgs and Allen have explained the law in terms of substitution effect and income effect. When the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than other commodities. Assuming that the price of all other commodities remaining constant, it induces the consumer to substitute the commodity whose price has fallen for other commodities which have now become relatively expensive. The result is that the total demand for the commodity whose price has fallen increases. This is called substitution effect. वही है, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसके पीछे का एक लॉजिक क्या बताया है इन्होंने, कि मान लीजिए दो कमोडिटी है एक्स और वाई। ठीक है, अभी तक हम वाई कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे कि टी है और कॉफ़ी है। ठीक है, हमें तो क्या है, सुबह 7 बजे रौनक सर पढ़ाते हैं तो हमें नींद आती है ना, हमें नींद आती है, चांदनी को, रिया को, बाद में राधिका, इन सबको नींद आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय पी के आते हैं। सर की क्लास में नींद नहीं आना बनता, इसलिए हम चाय पी के आएंगे। ठीक है, अब चाय का कीमत चल रहा है 100 रुपये और कॉफ़ी का कीमत है 120 रुपये, तो हम क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। फिर हुआ यूँ कि हमने अमरावती में ही कॉफ़ी के पेड़ लगाना स्टार्ट किए, तो कॉफ़ी का प्राइस 80 हो गया, 50 हो गया, चाय का प्राइस अभी भी 100 का 100। ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम चाय पिए कॉफ़ी पिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ताजगी चाहिए। रौनक सर के क्लास में नींद नहीं आनी चाहिए, चाय पियो या कॉफ़ी पियो, हमें बस नींद नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी का प्राइस कम हुआ है ना, तो हम अभी तक क्या पी रहे थे, हम अभी तक चाय पी रहे थे, अब हम क्या करेंगे, चाय को कॉफ़ी से सब्सटीट्यूट कर देंगे, हम अब कॉफ़ी पीना चालू कर देंगे। इसे कहेंगे सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। इसी के मतलब क्या हुआ, कॉफ़ी का जैसे जैसे प्राइस कम हुआ लोग कॉफ़ी पीने लग गए, इसका मतलब कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया, है ना, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया। ये था हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। When the price of a commodity falls, the consumer can buy the same quantity of the commodity with the lesser money, or he can buy more than the same commodity with the same amount of money. In other words, as a result of a fall in the price of a commodity, consumers' real income or purchasing power increases. Real income or purchasing power increases. This increase in the real income induces him to buy more of that commodity. Thus, the demand for that commodity whose price has fallen increases. This is called income effect. इसका क्या एग्जाम्पल है सर? सर ई ऑर्बिट, ठीक है, ई ऑर्बिट में अब बैच में कौन है, राधिका, ठीक है, राधिका, ओके। हमें पता है कि राधिका को मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, उसको उन्हें मंथली 500 रुपीज़ मिलते हैं, उन्हें मंथली 500 रुपीज़ मिलते हैं फॉर मूवीज़, ठीक है। अब ई ऑर्बिट में मान लीजिए एक मूवी का रेट 500 है,
ठीक है, एक मूवी का टिकट का रेट 500 है, तो राधिका कितनी मूवीज देखेंगी? 1, एक ही मूवी देख पाएगी, है ना। अब क्या हुआ, ऑर्बिट में मूवी के टिकट का प्राइस हो गया 250, है ना। क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, तो अब राधिका 250 प्लस 250 मतलब कितनी, 2 मूवीज देख सकती है। प्राइस कम हुआ तो क्या हो गया, मूवी का डिमांड बढ़ गया, लेकिन राधिका की इनकम बढ़ी क्या? राधिका की इनकम बढ़ी क्या? नहीं, पहले भी 500 थे, अभी भी 500 है। फिर जो जितना मज़ा राधिका पहले 500 में ले सकती थी, अब उससे ज़्यादा मतलब डबल मज़ा सिर्फ 500 में मिल जा रहा है ना। उसकी राधिका की इनकम बढ़ी है क्या? नहीं, फिर भी राधिका की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। राधिका की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई है। या यूँ कहो, राधिका की रियल इनकम बढ़ गई है। वैसे राधिका की इनकम पहले भी 500 थी, अभी भी 500 है, लेकिन पहले क्या होता था, राधिका को 2 मूवीज देखने के लिए 1000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब 2 मूवीज के लिए सिर्फ 500 रुपये में खर्च हो जा रहा है। मतलब राधिका को जो काम 1000 रुपये में हो रहा था वो 500 में हो जा रहा है, तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई। तो इससे हम कहेंगे इनकम इफेक्ट, इससे हम कहेंगे इनकम इफेक्ट। ओके, आई होप मैं ये जो एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आप लेक्चर के साथ साथ ही ये लेक्चर्स आपके नोट्स में लिख लेते हो, क्योंकि कैसा है, एग्ज़ाम को समय है हमारे, है ना। अभी कोई 11th में, कोई 12th में, कोई फाउंडेशन में 1 अटैम्प्ट लगेंगे, 5 अटैम्प्ट लगेंगे, है ना। लगेंगे क्या 5 अटैम्प्ट? नहीं सर, फर्स्ट एंड बेस्ट, पहला ही अटैम्प्ट हमारा लास्ट अटैम्प्ट रहेगा, उसी में हम क्लियर करेंगे। तो हमें एग्ज़ाम को टाइम है, तो हमें याद रहना चाहिए कि रौनक सर ने क्या पढ़ाया था। तो रौनक सर ये जो साइड में एग्जाम्पल्स लिखते हैं ना, ऐसे कि ऐसे लिख लेना चाहिए आपने, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ये देखो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है। ओके, हमें क्या करना है, ये जो इतना बड़ा 500 200 300 400 पेज का बुक है ना, उसे ऐसे हाईलाइट्स करके और ऐसे शॉर्ट नोट्स, ऐसे शॉर्ट्स एग्जाम्पल्स लिख के उस बुक को कंप्रेस कर देना है। मतलब अब नेक्स्ट टाइम अगर हमें प्राइस इफेक्ट पढ़ना है तो इतना पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये टी कॉफ़ी का एग्जाम्पल देखना है, तो हमें ये इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और इतना अगर पढ़ना भी है तो ये सिर्फ रौनक सर ने जितना हाईलाइट किया है, या आपको जो हाईलाइट आपको लगता है कि ये हमने हाईलाइट करना चाहिए, सिर्फ उतना उतना पढ़ना है ना। जिससे क्या होगा, आपका वर्कलोड, पढ़ाई का प्रेशर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। When the price of a commodity falls, more consumers start buying it because some of those who could not afford to buy it earlier may now be able to buy it. This raises the number of consumers of a commodity at a lower price, and hence the demand for the commodity in question decreases. है ना, वही बात होगी। देखो, टी टी कितने में 100 में मिल रही थी, कॉफ़ी कितने में 120 में मिल रही थी, या 150 में मिल रही थी। अब कुछ लोग टी पी रहे थे, क्यों? क्योंकि वो कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कॉफ़ी का प्राइस 120 हो गया या 100 हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया, तो लोग 120 100 अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, वो लोग भी कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। वो पहले कॉफ़ी कंज्यूम करते थे क्या? नहीं, है ना। तो इसका मतलब अगर प्राइस कम होती है तो अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स भी होता है, और भी लोग उस प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। सर्टेन कमोडिटीज हैव मल्टीपल यूजेस। इफ द प्राइस फॉल्स दे विल बी यूज्ड फॉर वेरिड पर्पसेस, and therefore the demand for such commodities will increase. When the price of such commodities are high, they will be put to the limited uses only. ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बहुत सारे यूज है, जिसकी मिल्क का क्या है, मिल्क से हम दही जमा सकते हैं, मिल्क से चाय बना सकते हैं, मिल्क से मसाला दूध बना के पी सकते हैं, मसाला मिल्क। ओके, दही हो गया, छाछ बना सकते हैं, है ना, बटर मिल्क जिसे कहते हैं, पनीर बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं ना। तो क्या है सर, मल्टीपल यूजेस है मिल्क के। तो अगर सर मिल्क की प्राइसेस कम हुई तो हम क्या करेंगे, दही भी जमा लेंगे, चाय भी बना लेंगे, पनीर भी बना लेंगे, मिठाई भी बना लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि सस्ते में अवेलेबल है। ओके, लेकिन अगर मिल्क की प्राइस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पनीर और मिठाई वगैरह बनाएंगे क्या? नहीं भैया जी, हमें तो 2 वक्त की चाय मिल गई और एक गिलास दूध मिल गया तो वही बहुत है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट यूजेस।
जिस प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूजेस होते हैं उसका उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है जब उसका प्राइस कम होता है। ओके, सो ये हमने देखा रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चों। मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस सर अब की बार मैं पार, यस सर मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे भी आपके फीडबैक्स मिलते रहे। ओके, सो आज यहीं एंड करते हैं सेशन को। हियर आई एम सी ए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।